नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम फ्रांज काफ्का की एक बहुत ही मशहूर कहानी मेटामॉर्फोसिस पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो कहानी जिसमें एक आदमी सुबह उठता है और खुद को एक कीड़े के रूप में पाता है। बिल्कुल, लेकिन आज हमारी चर्चा इस पर नहीं होगी कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का मतलब क्या है। हमारे पास डेविड वाइली का अनुवाद किया हुआ कहानी का पूरा टेक्स्ट है। और हमारा मिशन एक तरह से इस अजीब कहानी के पीछे छिपे जो फिलोसॉफिकल विचार हैं उन्हें आसान भाषा में समझना है। हाँ, तो सवाल ये नहीं है कि ग्रेगर सैम्सा एक कीड़ा कैसे बन गया। सवाल ये है कि क्या वो सुबह वाकई में कीड़ा बना, या वो हमेशा से कीड़ा ही था। ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि कहानी की पहली ही पंक्ति हमें इस सोच में डाल देती है। अंग्रेजी में वो पंक्ति है, वन मॉर्निंग व्हेन ग्रेगर सैम्सा woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. यानी एक सुबह जब ग्रेगर सैम्सा परेशान करने वाले सपनों से जागा तो उसने खुद को एक भयानक कीड़े में बदलावा पाया। यहाँ परेशान करने वाले सपने पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे ये जो बदलाव है ये कोई जादू नहीं, बल्कि उसकी जागती हुई जिंदगी की हकीकत का ही एक नतीजा है। और सबसे अजीब बात तो उसकी प्रतिक्रिया है। वो चीखता नहीं है, घबराता नहीं है। उसकी पहली चिंता काम की। हाँ, हे भगवान, मैं काम के लिए लेट हो गया हूँ, मेरी 5 बजे की ट्रेन छूट गई। ये तो बिल्कुल बेतुकी बात है। आपका शरीर बदल गया है और आपको बॉस के गुस्से की फिक्र है। बिल्कुल। और यहीं से हम काफ्का के पहले बड़े दार्शनिक विचार में उतरते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एब्सर्डिज्म। एब्सर्डिज्म यानी बेतुकापन। हाँ, या अर्थहीनता। मतलब यह है कि इंसान एक तर्कहीन बेमतलब दुनिया में मतलब खोजने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो खुद बेतुका हो जाता है। ग्रेगर की हालत बिल्कुल यही है। सही है। उसका शरीर विद्रोह कर चुका है, पर उसका दिमाग अब भी उस सिस्टम का गुलाम है जहां नौकरी, पैसा, जिम्मेदारियां बस यही उसकी पहचान थी। ये आज की हमारी जिंदगी पर एक टिप्पणी जैसी है, जिसे हम बर्नआउट कल्चर कहते हैं, है ना? बिल्कुल। हम काम में इतना डूब जाते हैं कि अपनी पहचान, अपनी सेहत सब पीछे छूट जाता है। उसका शरीर कह रहा है बस करो, पर उसका दिमाग कह रहा है नहीं, टारगेट पूरा करना है। और ये हमें दूसरे बड़े विचार की ओर ले जाता है, एलियनेशन यानी अलगाव। ग्रेगर सिर्फ दुनिया से नहीं, वो सबसे पहले अपने ही शरीर से अलग हो गया है। दिमाग इंसान का, पर शरीर एक कीड़े का। हाँ, वो अपने ही वजूद में एक अजनबी बन गया है। जब वो अपनी पतली पतली टांगों को देखता है जो उसकी मर्जी के बिना हिल रही हैं, तो वो उन्हें पहचान ही नहीं पाता। और ये अलगाव परिवार के साथ उसके पहले संपर्क में और भी गहरा हो जाता है। परिवार वाले दरवाजे के बाहर हैं, पर वो परेशान क्यों हैं? इसलिए नहीं कि उसकी तबीयत खराब है, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो काम पर क्यों नहीं गया। यहां तक कि जब उसके ऑफिस से चीफ क्लर्क घर आ जाता है, तब भी सारी चिंता बिजनेस के नुकसान की है, ग्रेगर की नहीं। हाँ, और जब ग्रेगर जवाब देने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज वो एक जानवर की चीख जैसी निकलती है। कोई उसकी बात नहीं समझता। ये संवाद का पूरी तरह से टूटना है। बिल्कुल। वो सोचता है कि वो अपनी परेशानियां बता रहा है, लेकिन लोगों को सिर्फ एक कीड़े की भयानक आवाज सुनाई दे रही है। ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। और फिर वो पल आता है जब ग्रेगर बड़ी मुश्किल से अपने मुंह से दरवाजा खोलता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, परिवार का व्यवहार इतना कठोर क्यों हो जाता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। मुझे लगता है कि ये नफरत से ज्यादा डर और शर्म का मिला जुला रूप है। डर? हाँ। चीफ क्लर्क उसे देखते ही भाग जाता है क्योंकि ग्रेगर अब सामान्य नहीं है। माँ बेहोश हो जाती है क्योंकि वो इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर सकती कि उसका बेटा एक राक्षस बन गया है। और पिता? और पिता का गुस्सा शायद उनकी बेबसी से आता है। वो घर के मुखिया हैं और स्थिति उनके कंट्रोल से बाहर है, इसलिए वो इंसा का सहारा लेते हैं। उसे छड़ी और अखबार से मार के वापस कमरे में धकेलते हैं। वो समस्या को अपनी नजरों से दूर करना चाहते हैं। बिल्कुल। उसे कमरे में बंद करके वो असल में उस सच्चाई को बंद कर रहे हैं जिसे वो देखना नहीं चाहते। वो अब ग्रेगर नहीं रहा, वो एक चीज बन गया है, एक समस्या जिसका हल निकालना है। सही कहा। और इस चीज के साथ परिवार का रिश्ता बदलना शुरू होता है। शुरू में उसकी बहन ग्रेटा थोड़ी सहानुभूति दिखाती है, वो उसके खाने का ध्यान रखती है। लेकिन वो भी कैसे? वो उसके लिए ताज़ा खाना नहीं
बल्कि सड़ी हुई सब्जियां, पुराना पनीर, ऐसी चीजें लाती है। जो किसी कीड़े को पसंद आएंगी। और मजे की बात यह है कि ग्रेगर को वही खाना अच्छा लगता है। दूध जो उसे इंसान के रूप में पसंद था, अब उसे जरा भी नहीं भाता। ये सिर्फ पसंद का बदलना नहीं लगता, ये उसकी पुरानी इंसानी जिंदगी का एक तरह से तिरस्कार है। हाँ, ये एक तरह की अवचेतन बगावत है। वो उस ग्रेगर सैम्सा से नफरत करता था जो अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए एक ऐसी नौकरी कर रहा था जिससे वो घृणा करता था। कीड़ा बनकर वो उस जिम्मेदारी से आजाद हो गया है। लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत बड़ी है, और ये कीमत तब और बढ़ जाती है जब पिता का व्यवहार और भी हिंसक हो जाता है। आप उस सेब वाली घटना की बात कर रही हैं? हाँ, वो हिस्सा पढ़ते हुए आज भी सिहरन होती है। ग्रेगर बस कमरे से बाहर आता है, शायद अपने परिवार के पास आने की कोशिश में, और पिता उसे दुश्मन समझकर उस पर सेब फेंकना शुरू कर देते हैं। और एक सेब उसकी पीठ में धंस जाता और वहीं सड़ने लगता है। वो सेब सिर्फ एक शारीरिक घाव नहीं है ना? नहीं नहीं, वो पिता के तिरस्कार का एक स्थायी प्रतीक है। वो उसे बता रहे हैं कि तुम अब इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, और वो घाव कभी भरता नहीं, ठीक वैसे ही जैसे परिवार के साथ उसका टूटा हुआ रिश्ता कभी नहीं जुड़ता। यहाँ से कहानी और भी दुखद हो जाती है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है और अब सबको काम करना पड़ता है। पिताजी सालों से रिटायर्ड थे, अब बैंक में वर्दी पहनकर मैसेंजर का काम करते हैं। माँ दूसरों के कपड़े सिलती है और बहन सेल्स गर्ल बन गई है। एक तरह से ग्रेगर ने अनजाने में उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया। हाँ, लेकिन इस प्रक्रिया में वो उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। उसका कमरा अब कबाड़ खाना बन गया है, उसकी देखभाल अब एक बोझ है। और यहीं काफका का तीसरा और सबसे गहरा दार्शनिक विचार सामने आता है, आइडेंटिटी एंड वैल्यू, यानी पहचान और मूल्य। कहानी हमसे ये सवाल पूछती है कि किसी इंसान की कीमत किस चीज में होती है, क्या उसके होने में या उसकी उपयोगिता में? और ग्रेगर के परिवार के लिए जवाब बिल्कुल साफ है। जब तक वो कमा रहा था तब तक वो एक प्यारा बेटा और भाई था। जैसे ही वो पैसा लाने वाली मशीन बंद हुई, उसकी कीमत भी खत्म हो गई। वो एक जिंदा प्राणी से एक बोझ में बदल गया। His value was tied to his economic utility, not his existence. मतलब परिवार के लिए उसकी कीमत उसके होने में नहीं बल्कि उसके कमाकर देने में थी। और ये बात तब चरम पर पहुंचती है जब घर में 3 किराएदार आ जाते हैं। अब परिवार को ग्रेगर को उन किराएदारों से भी छिपाना पड़ता है। वो अब सिर्फ एक बोझ नहीं बल्कि एक शर्मिंदगी का कारण भी है। और फिर वो रात आती है जब ग्रेटा वायलिन बजा रही होती है। संगीत, ये कहानी में एक बहुत ही मार्मिक पल है। ग्रेगर, जो अब लगभग पूरी तरह से एक जानवर बन चुका है, संगीत की धुन सुनकर अपने कमरे से बाहर आ जाता है। वो संगीत से इतना प्रभावित होता है कि उसे लगता है, Was he an animal that music could move him so? मतलब क्या वो एक जानवर था जिसे संगीत इतना छू सकता है? यह दिखाता है कि उसके कीड़े के शरीर के अंदर अभी एक इंसान की आत्मा जिंदा है। वो संगीत में वो भावनाएं खोज रहा है जो उसकी जिंदगी से गायब हो चुकी हैं। लेकिन होता क्या है? किराएदार उसे देख लेते हैं। वो घबराते नहीं बल्कि घृणा से उसे देखते हैं और कहते हैं कि वो इस गंदे घर में नहीं रहेंगे और किराया भी नहीं देंगे। और यहीं पर कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला मोड़ आता है। और ग्रेटा, वो बहन जो कभी उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखती थी, वो फैसला सुनाती है। वो अपने माता पिता से कहती है, We have to try and get rid of it. I don't want to call this monster my brother. हमें इससे छुटकारा पाना होगा। मैं इस राक्षस को अपना भाई नहीं कहना चाहती। राक्षस, वो उसे ग्रेगर नहीं राक्षस कहती है। ये वो पल है जब ग्रेगर का परिवार उसे पूरी तरह से त्याग देता है। और सबसे दुखद बात यह है कि ग्रेगर ये सब सुनता है। हाँ, वो समझ जाता है कि उसके जाने में ही सबकी भलाई है। उसे गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो अपने परिवार के बारे में प्यार और कोमल भावनाओं के साथ सोचता हुआ अपने कमरे में लौट जाता है। और अगली सुबह नौकरानी को उसका सूखा चपटा शरीर मिलता है। और परिवार की प्रतिक्रिया, दुख नहीं, अफसोस नहीं, राहत। राहत। पिता कहते हैं, नाउ देन लेट्स गिव थैंक्स टू गॉड फॉर दैट, यानी अब इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। ये कहानी का सबसे ठंडा और डरावना हिस्सा है। ग्रेगर की मौत उनके लिए एक अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। वो उस दिन काम से छुट्टी लेते हैं, शहर से बाहर घूमने जाते हैं और अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। हाँ, वो देखते हैं कि उनकी बेटी ग्रेटा अब जवान और सुंदर हो गई है और अब उसके लिए एक अच्छा पति ढूंढने का समय आ गया है। ग्रेगर की जगह बहुत जल्दी भर दी गई है, जैसे वो कभी था ही नहीं। बिल्कुल, उसका पूरा जीवन, उसका बलिदान सब भुला दिया गया है।
तो अंत में मेटामॉर्फोसिस सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये पहचान, मूल्य, अलगाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे प्रेम और कर्तव्य जैसी भावनाएं भी उपयोगिता खत्म होने पर एक बोझ में बदल सकती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे रिश्ते कितने नाजुक हैं। और हम अपने श्रोताओं के लिए ये अंतिम विचार छोड़ जाते हैं, हमारी मानवता को असल में क्या परिभाषित करता है? हमारा शरीर, हमारी समाज में भूमिका निभाने की क्षमता, या कुछ और? हाँ, अगर कल हमारी परिस्थितियां इतनी बदल जाएं कि हम अपनी अपेक्षित भूमिकाएं पूरी न कर सकें, तो क्या हमारे अपने हमें तब भी हम के रूप में देखेंगे, या हम भी उनके लिए एक चीज या एक समस्या बन जाएंगे?